जय हिंद दोस्तों। तो आ गया हूं मैं लेकर के लिए आप लोगों के कहने पर। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन पे बोल रहे थे कि सर डॉट नेट की वीडियो, सर डॉट नेट की वीडियो। तो हाजिर हूं मैं आपके लिए एक लेकर के वीडियो जो कि है डॉट नेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 के पर्पज से। ठीक है, मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, ये डॉट नेट की है। डॉट नेट के लिए बहुत से लोग बोल रहे थे तो मैंने इस वीडियो को बनाया है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जितने भी इसमें मैंने बताए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, बिना टाइम को गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं शिवांश और आपका आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डॉट नेट CLR, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉट नेट CLR के बारे में सत्य है। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको डॉट नेट और तो ठीक है, डॉट नेट तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन CLR का फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए, मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं कि यार फुल फॉर्म्स को प्रिपेयर करके चलो, फुल फॉर्म्स को अच्छे से याद करके चलो। तो इस वीडियो में अब आप लोग जब ये क्वेश्चन देखना तो पहले कमेंट करके बताना कि CLR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हूं। अब इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि हमको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो डॉट नेट CLR होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है हमसे, इट प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज न्यूट्रल डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, यानी कि यह एक भाषा तटस्थ विकास और निष्पादन वातावरण प्रदान करता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इट इंश्योर्स दैट एन एप्लीकेशन वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस मेमोरी दैट इट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू एक्सेस, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई एप्लीकेशन उस मेमोरी को एक्सेस करने में सक्षम नहीं होगा जिसे एक्सेस करने के लिए वह अधिकृत नहीं है। थर्ड पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू रन मैनेज्ड एप्लीकेशंस, यह प्रबंधित एप्लीकेशन चलाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। या फिर फोर्थ पॉइंट, द रिसोर्स आर गार्बेज कलेक्टेड, यानी कि संसाधन कचरा एकत्र किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू रन अनमैनेज्ड एप्लीकेशन, यह अप्रबंधित एप्लीकेशन चलाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपको इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट मतलब गलत है, किसके लिए, डॉट नेट CLR को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, फिलहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखिए, अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स थे, मतलब हमसे पूछा था कि इन सब पॉइंट्स में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब हमको ये बताना है कि इनमें से ABCDE, इनमें से बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सही है और कौन से गलत है। जैसे कि अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि A, ओनली 1 2 एंड 4, या फिर B ओनली 1 एंड 2, C ओनली 4 एंड 5, या फिर D ओनली 3 एंड 4, और या फिर लास्ट E 1 2 3 4 5। तो देखिए, जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर D, यानी कि 1 2 3 और 4 पॉइंट जो है वो इसके गलत है। यानी कौन कौन से पॉइंट गलत, सही है वो है फोर्थ, द रिसोर्सेज आर गार्बेज कलेक्टेड, संसाधन कचरा एकत्र किया जाता है। थर्ड पॉइंट सही है इसका, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू रन मैनेज्ड एप्लीकेशन, यानी कि यह प्रबंधित एप्लीकेशन को चलाने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट सही है इसका, इट इंश्योर्स दैट एन एप्लीकेशन वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस मेमोरी दैट इट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू एक्सेस, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि कोई एप्लीकेशन उस मेमोरी को एक्सेस करने में सक्षम नहीं होगा जिससे एक्सेस करने के लिए यह अधिकृत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इसका सही है कि इट प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज न्यूट्रल डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, यानी कि यह एक भाषा तटस्थ विकास और निष्पादन वातावरण प्रदान करता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस पूरे वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, यानी कि लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो कॉपी पेन ले करके बैठना ताकि जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको आप आराम से नोट कर सको। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डॉट नेट CLR JIT परफॉर्मेंस एनकाउंटर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वैध डॉट नेट CLR JIT प्रदर्शन काउंटर है। यानी कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है, जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं, उनमें से कौन सा है जो कि डॉट नेट CLR JIT के परफॉर्मेंस को काउंटर्स करता है। ठीक है, मतलब कौन सा उसके लिए सही है, कौन सा उसको प्रदर्शित करता है। फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, टोटल मेमोरी यूज्ड फॉर JIT कंपाइलेशन, यानी कि JIT संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कुल मेमोरी। सेकंड, एवरेज मेमोरी यूज्ड फॉर JIT कंपाइलेशन, JIT संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली औसत मेमोरी। थर्ड, नंबर
ऑफ मेथड्स दैट फेल्ड टू कंपाइल विद द स्टैंडर्ड जेआईटी, यानी कि मानक जेआईटी के साथ संकलित करने में विफल विविधियों की संख्या। फोर्थ, परसेंटेज ऑफ प्रोसेसर टाइम स्पेंट परफॉर्मिंग जेआईटी कंपाइलेशन, जेआईटी संकलन करने में बिताए गए प्रोसेसर समय का प्रतिशत। या फिर फिफ्थ पॉइंट, परसेंटेज ऑफ मेमोरी करेंटली डेडिकेटेड फॉर जेआईटी कंपाइलेशन, यानी कि वर्तमान में जेआईटी संकलन के लिए समर्पित स्मृति का प्रतिशत। ठीक है ना, तो कौन सा सही होगा .NET CLR जेआईटी के लिए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? A 3,4, B 1,5, C 1,2 या फिर D 1,4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसके लिए ये सही है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर A, यानी कि 3 और 4। 3 और 4 यानी कि नंबर ऑफ मेथड्स दैट फेल टू कंपाइल विद द स्टैंडर्ड जेआईटी, यानी कि मानक जेआईटी के साथ संकलित करने में विफल विविधियों की संख्या। या फिर और फोर्थ पॉइंट, परसेंटेज ऑफ प्रोसेसर टाइम स्पेंट परफॉर्मिंग जेआईटी कंपाइलेशन, यानी कि जेआईटी संकलन करने में बिताए गए प्रोसेसर समय का प्रतिशत। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, ताकि जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगे उसका आप आराम से नोट कर सको। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मैनेज्ड कोड, यानी कि मैनेज्ड कोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो सही है बोल रहा है, ठीक है, सही नहीं है नहीं बोला है, सही है, मतलब हमको इसमें क्या बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए, मैनेज्ड कोड इज द कोड वेयर रिसोर्सेज आर गार्बेज कलेक्टेड, यानी कि प्रबंधित कोड वह कोड है जहां संसाधन कचरा एकत्रित किया जाता है। बी, मैनेज्ड कोड इज द कोड दैट इज कंपाइल्ड बाय द जेआईटी कंपाइलर्स, यानी कि प्रबंधित कोड वह कोड है जो जेआईटी कंपाइलर द्वारा संकलित किया जाता है। सी, मैनेज्ड कोड इज द कोड दैट इज रिटन टू टारगेट द सर्विसेज ऑफ द CLR, यानी कि प्रबंधित कोड वह कोड है जो CLR की सेवाओं को लक्षित करने के लिए लिखा जाता है। या फिर डी, मैनेज्ड कोड इज द कोड दैट कैन रन ऑन टॉप ऑफ द लिनक्स, यानी कि प्रबंधित कोड वह कोड है जो लिनक्स के शीर्ष पर चल सकता है। अब हमको A, B, C और D ऑप्शन में से ही बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही है मैनेज्ड कोड के बारे में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? आंसर आपका सी, यानी कि मैनेज्ड कोड इज द कोड दैट इज रिटन टू टारगेट द सर्विसेज ऑफ द CLR, यानी कि प्रबंधित कोड वह कोड है जो CLR की सेवाओं को लक्षित करने के लिए लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज कैन बी यूज्ड टू कंपाइल्ड मैनेज्ड असेंबलीज, यानी कि मैनेज्ड असेंबलीज इनटू प्रोसेसर स्पेसिफिक नेटिव कोड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता का उपयोग प्रबंधित असेंबली को प्रोसेसर विशिष्ट मूल कोड में संकलित करने के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए क्या होगा? एंजन, बी GACUTIL, या फिर C SN, या फिर D ILDASM, या फिर E DUMPBIN। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन है जो कि हार्ड भी हैं, लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, आराम से देखते हुए करिएगा, घबराइएगा मत क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। ठीक है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि एन ठीक है, एन और जेन। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द .NET framework provide an extensible set of classes that can be used by any .NET compilant programming language, यानी कि .NET ढांचे का निम्नलिखित में से कौन सा घटक कक्षाओं को एक एक्सटेंसिबल सेट प्रदान करता है जिसका उपयोग किसी भी .NET अनुपालन प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा किया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा सेट होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, बी .NET क्लास लाइब्रेरी, सी कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर डी कॉमन टाइप सिस्टम, और या फिर ई कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा होगा? इसके हिसाब से जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो। ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी? करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि .NET क्लास लाइब्रेरीज, .NET क्लास लाइब्रेरीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स आर नॉट परफॉर्म्ड बाय गार्बेज कलेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गार्बेज कलेक्टर द्वारा नहीं किया जाता है? देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, तो यहाँ पर तुमसे नहीं पहले ही बोल दिया है। ठीक है, नॉट नहीं किया जाता,
तो देखो पूरे ऑप्शन देखने के लिए क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया है। तो कौन कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास? ए, अवॉइडिंग मेमोरी लीक्स, यानी मेमोरी लीक से बचाना। 2, फ्रीइंग मेमोरी ऑन द स्टैक, यानी कि स्टैक पर मेमोरी खाली करना। 3, फ्रीइंग मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि गैर संदर्भित वस्तुओं द्वारा कब्जा की गई स्मृति को मुक्त करना। या फिर डी, क्लोजिंग एनक्लोज्ड प्रोग्राम्स, या बंद कार्यक्रमों को बंद करना। 5, क्लोजिंग एनक्लोज्ड डाटाबेस कलेक्शंस, यानी कि बंद डाटाबेस संग्रह बंद करना। तो इन सब में से कौन सा टास्क है जो कि गार्बेज कलेक्टर द्वारा किया जाता है? ठीक है, कौन सा टास्क है जो कि गार्बेज कलेक्टर द्वारा किया जाता है? लेकिन यहां पर देख लेना, यहां पर लिखा हुआ है नहीं किया जाता। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? नहीं किया जाता, यानी कौन सा टास्क है जो कि गार्बेज कलेक्टर द्वारा नहीं किया जाता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, लास्ट टाइम पे कंफ्यूज मत होना। वहां पर कौन सा है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए 3,5, बी 1,2,3, सी 1,4,5, या फिर डी 3,4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है जो कि गार्बेज कलेक्टर द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 4 और 5 कौन कौन सा नहीं होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना? मेमोरी, अवॉइडिंग मेमोरी लीक्स। ठीक है, अवॉइडिंग मेमोरी लीक्स ये नहीं करता है गार्बेज कलेक्टर। और थर्ड पॉइंट यानी कि फ्रीइंग मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि गैर संदर्भित वस्तुओं द्वारा कब्जा की गई स्मृति को मुक्त करना। और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? क्लोजिंग अनक्लोज्ड प्रोग्राम, बंद कार्यक्रमों को बंद करना। और फिफ्थ पॉइंट क्लोजिंग अनक्लोज्ड डाटाबेस डायरेक्शन, यानी बंद डाटाबेस संग्रह को बंद करना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग .NET कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड टू रिमूव अनयूज्ड रेफरेंसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा .NET घटक प्रबंधित हीप से अप्रयुक्त संदर्भों को हटाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा .NET का घटक है यानी कंपोनेंट है जिसको कि यूज करते हैं हम लोग रिमूव करने के लिए अनयूज्ड रेफरेंस, यानी कि जो कि काम का नहीं है, उपयोग अनप्रयुक्त जो भी हमारे यूज का नहीं होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, बी कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सी ग्लास लोडर, या फिर डी गार्बेज कलेक्टर, या फिर ECTS। देखो CLR का मैंने ऊपर पूछा था आपसे फुल फॉर्म, यहां बता दिया कॉमन लीग रन टाइम, कॉमन लीग रन टाइम। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गार्बेज कलेक्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें कि हम लोग रिमूव करते हैं क्या? अनयूज्ड रेफरेंसेस। ठीक है, किसमें? .NET में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन .NET फ्रेमवर्क। अब देखो यार, ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। यहाँ पे तुमसे जो कि .NET होता है उसके बारे में तुमसे एकदम पूरा ब्रीफ में पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन .NET फ्रेमवर्क को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए इट इज एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग ओनली वेब एप्लीकेशंस, यानी कि यह केवल वेब अनुप्रयोगों के विकास, निर्माण, परिनियोजन और निष्पादन के लिए वातावरण है। या फिर बी पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज, यानी कि यह डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और वेब सेवाओं के विकास, निर्माण, तैनाती और निष्पादन के लिए एक वातावरण है। या फिर सी पॉइंट इट इज एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, यह वितरित अनुप्रयोगों के विकास, निर्माण, तैनाती और निष्पादन के लिए एक वातावरण है। या फिर डी पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग वेब सर्विसेज, यह वेब सेवाओं के विकास, निर्माण, परिनियोजन और निष्पादन के लिए एक वातावरण है। या फिर ई पॉइंट इट इज एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ विंडोज एप्लीकेशंस, यह विंडोज अनुप्रयोगों के विकास और निष्पादन के लिए एक वातावरण है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो और ये समझ लो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स दिमाग में रख करके हम ये बता सकते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो हमसे ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन .NET फ्रेमवर्क को सही ढंग से परिभाषित करता है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमको सही ढंग से एकदम बढ़िया तरीके से .NET जो फ्रेमवर्क है हमारा उसको बताता है, उसको परिभाषित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में ऑप्शन बी एकदम बढ़िया से बताता है। क्या बोल रहा है ऑप्शन बी की इट इज एन इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज, यानी कि यह डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और वेब सेवाओं के विकास, निर्माण, तैनाती और निष्पादन के लिए एक वातावरण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमसे, चलिए देखते हैं। ये काफी लंबा क्वेश्चन था। देखिए लंबे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको देख करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया क्वेश्चन ये वाला। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द डॉट नेट फ्रेमवर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन डॉट नेट फ्रेमवर्क का गठन करता है। तो कौन है भैया जो डॉट नेट फ्रेमवर्क को गठन करता है? करेक्ट ऑप्शन पॉइंट क्या क्या हमारे पास, ए CLR, सेकंड ASP.NET एप्लीकेशंस, थर्ड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, फोर्थ विंडोज सर्विसेज, या फिर 5 विनफॉर्म एप्लीकेशंस। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 2,5, बी 1,2, सी 2,3, या फिर डी 3,4। देखो अब इसमें ये बोल रहा है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी डॉट नेट फ्रेमवर्क को गठन करती हैं, उसका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका 2,3, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो यहां से ये भी याद कर लेना, हो सकता है देखो क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, देखो यहां पर 2,3 यानी कि ASP.NET एप्लीकेशन और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ये दोनों मिल करके गठन करती हैं किसका, डॉट नेट फ्रेमवर्क का। डॉट नेट फ्रेमवर्क का ये दोनों मिलकर के गठन करती हैं। अब देखो यहां से तुम्हें ये पता चल गया कि ये दो कंपनीज हैं जो कि आपस में मिल करके क्या करती हैं, अपना डॉट नेट फ्रेमवर्क को बनाती हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब एक चीज तुम्हें यहां से ये करनी होगी कि इन दोनों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये बोल देगा कि एक चीज दे देगा और दूसरा वाला पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे करके, तो इसीलिए प्रिपेयर रहो, हर तरीके से घुमा के पूछे तो भी आप बताने में सक्षम रहो। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज कैन बी स्टोर्ड इन द ग्लोबल असेंबली कैच, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी असेंबली ग्लोबल असेंबली कैशे में स्टोर की जा सकती है। हमसे ये बोल रहा है कि जो हमारी ग्लोबल असेंबली कैशे होती है, यानी GAC, ये भी फुल फॉर्म है किसका, GAC का। तो GAC में जो भी असेंबली स्टोर्ड होती हैं तो वो कौन सी होती हैं, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए फ्रेंड असेंबलीज, बी प्राइवेट असेंबलीज, सी पब्लिक असेंबलीज, डी शेयर्ड असेंबलीज, या फिर ई प्रोटेक्टेड असेंबलीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी होती है असेंबली जो कि GAC में स्टोर होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेयर्ड असेंबलीज। जो शेयर्ड असेंबलीज होती हैं वो कहां पर स्टोर होती हैं, ग्लोबल असेंबली कैशे में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, कोड दैट टारगेट्स द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज नोन एज। यहां पर देखो तुम्हें CLR का फुल फॉर्म दिया है, CLR का फुल फॉर्म तुम्हें दिया है, CLR का फुल फॉर्म यही होता है ना, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज नोन एज, यानी सामान्य भाषा में सामान्य भाषा रन टाइम को लक्षित करने वाला कोड कहलाता है। हमसे ये बोल रहा है कि जो CLR होता है उसको कौन सा कोड दिखाता है, कौन सा कोड डिनोट करता है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए डिस्ट्रीब्यूटेड, बी अनमैनेज्ड, सी लेगेसी, डी मैनेज्ड, या फिर ई नेटिव कोड। ठीक है, तो कौन सा होता है जो कि दिखाता है, कौन सा होता है जो कि CLR को टारगेट करता है, CLR को डिनोट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ई, यानी कि नेटिव कोड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेटिव कोड। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द डॉट नेट फ्रेमवर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में सही है। अब हमसे ये बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा एक पॉइंट है, कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट है जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में सही है। तो इसका ऑप्शन देखो, पॉइंट पहले एक एक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो ए पॉइंट क्या बोल रहा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क इज बिल्ड ऑन द डीकॉम टेक्नोलॉजी, यानी डॉट नेट फ्रेमवर्क डीकॉम तकनीक पर बनाया गया है। बी डॉट नेट फ्रेमवर्क यूजेस डीकॉम फॉर अचीविंग लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क भाषा अंतरसंचालनीयता प्राप्त करने के लिए डीकॉम को उपयोग करता है। सी डॉट नेट फ्रेमवर्क यूजेस डीकॉम फॉर मेकिंग ट्रांजिशन बिटवीन मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड, यानी डॉट नेट फ्रेमवर्क संबंधित और अप्रबंधित कोड के बीच संक्रमण करने के लिए डीकॉम का प्रयोग करता है। डी पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है,
.NET फ्रेमवर्क uses DCOM फॉर क्रिएटिंग अनमैनेज्ड एप्लीकेशंस, यानी .NET फ्रेमवर्क अप्रबंधित एप्लीकेशन बनाने के लिए DCOM का उपयोग करता है। ई पॉइंट क्या बोल रहा है, .NET फ्रेमवर्क यूजेस कॉम प्लस सर्विसेज वाइल क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, यानी कि .NET फ्रेमवर्क वितरित अनुप्रयोगों बताते समय कॉम प्लस सेवाओं का उपयोग करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, किसी को कोई गैस है? अगर आपको गैस है इसका तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कमेंट सेक्शन पर, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फिलहाल मैं आपको बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, नेट फ्रेमवर्क यूजेस डीकॉम फॉर अचीविंग लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि जो हमारा .NET फ्रेमवर्क है वो डीकॉम को यूज करता है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी को पाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है, ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन था। देखिए लेंथी क्वेश्चन आए तो उसको देख के घबराइएगा मत, एकदम आप लोग आराम से कर लीजिएगा, वो आराम से हो भी जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द .NET टाइप हायरार्की, यानी कि निम्नलिखित में से .NET प्रकार के पदानुक्रम का मूल है, ठीक है। ऑप्शन ए सिस्टम डॉट टाइप, बी सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, सी सिस्टम डॉट पेरेंट, डी सिस्टम डॉट बेस या फिर ई सिस्टम डॉट रूट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फीचर्स कैन .NET एप्लीकेशंस अवेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा सुविधा .NET अनुप्रयोगों के लाभ उठा सकती हैं। हमको ये बोल रहा है कि जो नीचे दिए गए ये सारे सिक्योरिटीज के वो हैं ऑप्शंस है, सिक्योरिटीज के चीजें हैं, सिक्योरिटी के अलग अलग तरीके हैं, तो कौन सा है जो कि .NET प्रोवाइड करता है, सुरक्षा सुविधा कौन सा है जो कि .NET अनुप्रयोगों का लाभ उठा सकती है, ठीक है। पढ़ लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट है पिन सिक्योरिटी यानी पिन सुरक्षा, सेकंड है कोड एक्सेस सिक्योरिटी यानी कि कोड एक्सेस सुरक्षा, थर्ड है रोल बेस्ड सिक्योरिटी यानी भूमिका आधारित सुरक्षा, फोर्थ ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी यानी कि प्रमाणीकरण सुरक्षा, 5 है बायोरिथम सिक्योरिटी यानी कि बायोरिथम सुरक्षा। ऑप्शन ए 2,5, सी 2,3, बी 1,4,5 या फिर डी 4,5। तो कौन सा है जो कि .NET अनुप्रयोगों यानी .NET हमको प्रोवाइड करता है, कौन सा ऐसी सिक्योरिटी है जो कि .NET हमको प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2,3। 2,3 कौन कौन सा है, कोड एक्सेस सिक्योरिटी और भूमिका यानी रोल बेस्ड सिक्योरिटी, ये दोनों सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है आपको, .NET, ठीक है। .NET आपको ये सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। विच वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो जो इस वीडियो में लास्ट तक रुके होंगे उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर विकसित किया गया था। हमसे बोला है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर विकसित किया गया था। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए कॉर्डियम, बी अपाची टॉमकैट, सी वेबरिक या फिर डी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IIS, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो डिजाइन किया था वेब ब्राउजर वो कौन सा था, IIS यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, अगर ना समझ में आया तो उसको पीछे से फिर बैकवर्ड कर करके बार बार देख लेना, रिवाइंड कर लेना, लेकिन क्वेश्चन को समझ कर ही करना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, जय हिंद।